लोकसभा में आज सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन विधेयक को पेश किया है। इसको लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और इसे संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला बता दिया। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने इस विधेयक में सुधार के लिए जेपीसी के पास भेज दिया है। लोकसभा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक में किसी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। सवाल यह है कि जब बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है तो आखिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। दो टूक में इसी पर करेंगे आज बहस, लेकिन पहले आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से दर्शकों के सवाल हैं जो आज हम इस बहस में, आज हम इस चर्चा में पूछेंगे। तो आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं? सवाल एक, वक्फ के पास अकूत संपत्ति सत्यापन कराने में क्या आपत्ति? सरकार चाहे वक्फ बोर्ड में सुधार, क्यों हो रहा सियासी वार पलटवार? वक्फ पर संशोधन बिल पेश, संसद में विपक्ष का क्लेश। विपक्ष ने बताया मजहब में दखल, बिल के विरोध से क्या निकलेगा हल? बिल नहीं मुसलमान विरोधी, जेपीसी में भेजने से कम होगा गतिरोध। तो ये तमाम सवाल हैं और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इन सवालों पर अपनी राय रखेंगे। अवनीश त्यागी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, एसपी से प्रवक्ता हैं। एचएस रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मोहम्मद फरहान हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम अधिकार शक्ति के। सबसे पहले मोहम्मद फरहान जी, आपसे मेरा ये सवाल रहने वाला है, ऐसी वो कौन सी चीजें, कौन से वो पॉइंटर्स में मैं जवाब लेना चाहती हूं कि जिनकी वजह से ये जो बिल लाया जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए मैडम, हमें एक बात का इस सरकार से पूरी तरीके से डर है कि जिस तरीके से सेना की अधिकृत जमीन, आरक्षित जमीन 13,000 एकड़, उस जमीन को अडानी जी और बाबा रामदेव श्री श्री रविशंकर जी को दे दी जाती है। उनके नाम को नामकरण कर दिया जाता है। जो जमीन सेना की अरबों खरबों रुपए की थी, जिस पर क्या नाम है आरक्षित जमीन थी और आर्मी के इस्तेमाल के लिए थी, उस जमीन का नामांतरण करके इन उद्योगपतियों को दे दिया जाता है और वहां पर अब कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी। इसी तरीके से वक्फ की अरबों और खरबों की कीमती जमीनें पड़ी हुई हैं, जिसका सरकार खुद लेकर के नामांतरण करके अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव, इस तरह के तमाम उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दे करके इन्हें खुश करने का काम करेगी। हमारा पहला विरोध इसीलिए है क्योंकि वक्फ की जो जमीन है, बेशकीमती जमीनें हैं, उस जमीन पर केवल मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि बीजेपी की सरकार में ऐसा हो सकता है कि उस जमीन पर अगर सरकार का दखल हो जाता है या किसी अन्य तरीके से दखल होता है तो उसे अपने हित के लिए साध सकती है बीजेपी, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल सर, इसमें एक शंका मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। अभी अगर ये काम वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जाता है, आप इसी चीज को ले लीजिए, यही काम वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी आम नागरिक की संपत्ति के साथ किया जाता है तो आम नागरिक कहां जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा वक्फ के ट्रिब्यूनल तक। लेकिन अगर ये काम अडानी अंबानी करते हैं और किसी नागरिक को इससे आपत्ति है तो वो कोर्ट जा सकता है। देखिए मैडम, मसला क्या है कि आप लोग विद्वान एंकर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आपके आंख में धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध दी गई है। जिस तरीके से हस्तिनापुर पूरा जल उठा और न धृतराष्ट्र, हाँ, यानी कि अच्छा चलिए, आंखों में पट्टी है, आंखों में पट्टी है। शायद मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर कब्जा करता है, वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर कब्जा करता है तो हम अदालत जा सकते हैं। शायद ये सही होगा, मैंने गलत बोल दिया, ये सही होगा? बहुत छोटा नहीं, ये सही होगा ना सर? मतलब मैंने शायद गलत बोल दिया। वक्फ बोर्ड के लेकर अगर आपत्ति होती है मुझे संपत्ति को तो मैं अदालत जा सकती हूँ। आपकी नजरों में ये सही है, मैं गलत बोल गई कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं? सुनिए मैडम दीपशिखा जी, सुनिए। 2014 से मीडिया का कोई व्यक्ति आज तक झूठी नहीं बोला। जब भी बोला, सच के सिवाय कुछ नहीं बोला। झूठ तो अगर बोला है तो हम लोगों ने बोला है।
और हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मीडिया से ज्यादा सत्यवादी तो कोई था ही नहीं और ना कोई हो सकता है, मगर 2014 के बाद से। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप जो कह रही हैं कि अगर वक्फ किसी की दूसरे की संपत्ति को कब्जा कर ले तो हम कहां जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूं, देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से किसी एक राज्य में एक प्रकरण लाकर मुझे बता दीजिए कि जहां पर वक्फ ने या वक्फ के अधिकारियों ने किसी की जमीन पर जबरन कब्जा किया हो, जिसके खिलाफ मुकदमा आज भी पंजीकृत हो या किसी कोर्ट में किसी न्यायालय में मामला चल रहा हो। आप बता सकते हैं मैडम? अदालत में जा ही नहीं सकते सर, वही तो सवाल है मेरा। हम कह रहे हैं अदालत में नहीं अदालत में जा ही नहीं सकते हैं। अगर ये मामले समस्या आती है तो आपको वक्फ बोर्ड के पास जाना है, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना है। सवाल तो यही है सर। वक्फ बोर्ड ने किसी एक की भी जमीन अगर कब्जा की हो तो उसका चलिए मैं आंकड़ों के साथ आपके पास लौटूंगी, इसी सवाल पर हम बने रहेंगे। अवनीश त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश त्यागी जी, अगर आप ये मान रहे हैं कि ये जो वक्फ संशोधित बिल लाया जा रहा है ये सही है, लेकिन साबित इसे आप किस तरीके से करेंगे? देखिए दीपशिखा जी, ये जो बिल लाया जा रहा है ये जनोपयोगी है और देश के हित में। इसलिए हित में है कि वक्फ की जो हालत बना दी है कुछ लोगों ने, जो वक्फ के बैठे हुए जो मठाधीश हैं, उन्होंने संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के अलावा, मनमाफिक उनका उपयोग करने के अलावा, दुरुपयोग करने के अलावा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। विवाद की जड़ एक वक्फ की संपत्ति हो गई है। इसलिए हो गई है कि उसके जो बने हुए कानून थे, जो उसके लिए बनाए गए अब तक जो व्यवस्थाएं थी, वो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं थी और बड़ी विवादित और उलझी हुई थी। तो सरकार चाहती है कि आम मुस्लिम को कोई दिक्कत ना हो, मुस्लिम की संपत्तियों का रखरखाव ठीक से हो, तो एक व्यवस्था ऐसी हो जाए जो पूरी तरह से व्यवस्थित हो, कानून सम्मत हो और जन उपयोगी हो। तो एक व्यवस्था बनाई जाती है, उसका विरोध हो रहा है। विरोध केवल इसलिए हो रहा है कि विपक्ष का काम और उनका काम केवल विरोध करना है। कोई काम अच्छा हो इससे कोई उनका सरोकार नहीं, बस वो तो आंख पर पट्टी और कानों में रुई ठूंस कर बैठे। उनको तो सरकार ने कुछ काम किया, उनको विरोध करना है। चाहे कितने भले काम कर दो सरकार, उनके हित में कर दो, उनको विरोध का बाजा बजाना है और वो बजाते रहेंगे, परंतु जनता का। चलिए जान लेते हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी से, वो भी हमारे साथ बने हुए, उनसे समझ लेते हैं कि अभी जिस तरीके से अवनीश त्यागी जी ये कह रहे हैं कि लगता है विपक्ष का काम ही ये रह गया है कि सरकार के हर काम में गलती निकालना, नीयत पर फोकस नहीं करना। ये कहां तक आपको सही लग रहा है? कि आप ये मानते हैं इस चीज को कि अगर वक्फ की बोर्ड की संपत्ति की हम बात करें, अदालत में जाने का अधिकार अगर मिल जाए लोगों को, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये सपा मानती है या इसके भी खिलाफ है कहीं? दीपशिखा जी, ये केवल राजनीतिक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच में कितना नफरत का नाता है वो ये बताने को काफी है कि पूरे देश में इनका एक भी विधायक नहीं है मुसलमान, कोई इनका सांसद नहीं है लोकसभा में, कोई राज्यसभा नहीं है, और सबका साथ सबका विकास इस बात से पता चलता है कि ये कितना प्रतिनिधित्व उनको देते हैं। अब आ जाता हूं आज के मुद्दे पर, मैं आपके बता दूं, ये केवल एक जमीनों की जो कब्जाने की साजिश है। पहले भी इन्होंने रक्षा रेल की जमीन को कब्जाया है और अपने औद्योगिक मित्रों को दिया है, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे रामदेव साहब हो, चाहे रविशंकर जी हो, उनको देने का काम करा है। ये देश ने देखा है। और अभी नजुल पे भी एक कानून लाने वाले थे, लेकिन वहां पर इनके संगठन ने उसको मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार दो हिस्सों में बढ़ गई थी, क्योंकि नजूल में अधिकतर जमीन पर गरीब लोगों के मकान है, उसमें सरकार गिर गई थी, इनको बैकफुट पे जाना पड़ा। और ये केवल भाजपाइयों की लाभार्थ योजना है। और निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार 2024 में इनकी जमीन खिसकी है, उसके बाद जो 10 उपचुनाव हुए हैं उसमें इनकी जमीन खिसकी है, और अब उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव आ रहे हैं उसमें भी निश्चित तौर पे इनके हाथ खाली होने वाले हैं। चलिए, बीजेपी की तमाम गलतियां और जनता बैठी है बीजेपी को वो फल देने में जिसका बीजेपी कर्म कर रही है। लेकिन सर, एक सवाल मेरा ये है कि अगर लोगों को ये अधिकार मिल जाता है इस बिल के बाद कि अगर उन्हें आपत्ति है, अगर जबरदस्ती कहीं संपत्ति पर कब्जा किया जाता है, तो कानूनन उसकी प्रक्रिया अगर रहती है, तो इसमें कहां पर पटाक्षेप या कहां पर कोई कमी दिखाई देती है सपा को? हमें इसलिए दिखाई देती है कमी क्योंकि ये जो जमीनों को जो कब्जाने का और उनको अपने औद्योगिक मित्रों को बेचने की जो परिपाटी है, 10 साल से देश भर इसको देख रहा है।
चाहे वो आप रक्षा मंत्रालय की जमीन को हो, चाहे आप रेलवे की जमीन को हो, चाहे आपको नजूल का हो नहीं पाया, वरना नजूल की जमीन को भी अपने मित्रों को देना चाहते हैं, उन पे इनकी नजर है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की नजरें हैं वो केवल उन जमीनों पर है जो अपने मित्रों को देकर अपने आर्थिक साम्राज्य को बड़ा करने की इनकी नीति सर, है। एक बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। जिस तरीके से माना कि बीजेपी की इन तमाम जमीनों पर दूसरी नजर है, लेकिन इस नजर के खिलाफ आपके पास एक अधिकार रहता है कि आप अदालत जा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो ये अधिकार भी खत्म होता दिखाई देता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपशिखा जी, चुनाव आने पर ये लोग पसमंदा चला रहे थे, माननीय मोदी जी से लेकर योगी तक और पूरी इनकी भारतीय जनता पार्टी का संगठन से लेकर सरकार तक। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर ये आ जाते हैं नजूल की भूमि पर, वक्फ बोर्ड पर, हिंदू मुस्लिम इन मुद्दों पर आ जाते हैं। और देश के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए, केवल हिंदू मुस्लिम के पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, यही इसका एजेंडा रहता है। चलिए, यानी कि सपा इसे मानते हैं कि एक राजनीतिकरण का ये मुद्दा है, लेकिन इसके जो पॉइंटर्स हैं जो इसमें उल्लेख किया गया है, बिल की चाहे बात करें उसे इग्नोर नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं चर्चा, क्योंकि हमें आगे बढ़ानी है। HS रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। अब आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, देखिए भारत में आप जानते हैं कि हिंदुओं के ट्रस्ट हैं, मठ हैं, अखाड़े हैं, कई ऐसी सोसाइटी हैं, लेकिन यहाँ पर अनेक कानूनों के साथ प्रशासनिक जो दावा है या फिर प्रशासनिक नियंत्रण जो है कानून के तहत वो रहता है। लेकिन आप तो धर्मनिरपेक्ष देश में है ना, तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति या फिर वक्फ बोर्ड को अधिकार है, आप लोगों की ओर से भी उस तरीके की डिमांड करनी चाहिए। आप लोगों की उससे भी कहना चाहिए कि अगर धर्मनिरपेक्ष इस समुदाय के लिए है तो धर्मनिरपेक्ष हमारे इस समुदाय के लिए भी रहना चाहिए, जिसमें कानून या प्रशासनिक जो दखल अंदाजी रहती है वो नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों की ओर से इस तरीके की डिमांड नहीं की जाएगी? दीपशिखा जी, आपके साथ भी और आपके चैनल पर हमेशा मैं ये अपना पक्ष रखता रहा हूं कि हमारे जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं बड़े बड़े, उनसे बड़े बड़े शहरों का पेट भरता है। वैष्णो देवी साइन ट्रस्ट है, उससे पूरे जम्मू कश्मीर का बजट चलता है। अगर आप तिरुपति बालाजी की बात करेंगे, पद्मनाभ मंदिर की बात करेंगे, पुरी जी के मंदिर की बात करेंगे, सबको देखिए ये दावा तो मुस्लिम जो भाई हैं वो भी करते हैं, वक्फ बोर्ड भी करता है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश में अगर एक समुदाय के लिए इतनी बड़ी संस्था है जिसमें कानूनन अधिकार नहीं है आपके पास, तो आपके भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं, आपके भी बहुत सारे मठ हैं, आपके भी बहुत सारे अखाड़े हैं जहां पर कानूनन दखल अंदाजी के साथ साथ प्रशासनिक नियंत्रण भी रहता है। तो क्या आप लोगों की ओर से भी मांग की जाएगी कि धर्मनिरपेक्ष के तौर पर, समानांतर के तौर पर हमें भी इस तरीके की कानूनन दखल अंदाजी या फिर प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर कर दिया जाए? नहीं, हम तो हमेशा दीपशिखा जी मांग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा सिर्फ इस बात पे विरोध है कि देखिए, आर्मी के पास जो जमीन है वो समझ में आती है कि देश की सबसे बड़ी वो हमारी सुरक्षा करते हैं, देश के लिए है। रेलवे के पास जमीन है, दूसरे नंबर पर समझ आता है देश का विकास वहां से हो रहा है। वक्फ बोर्ड क्या करता है? वक्फ बोर्ड तो सिर्फ यहाँ पर हेरा फेरी, बेईमानी और चीटिंग के अलावा कुछ करता ही नहीं है। अभी ये फरहान साहब कह रहे थे कि कहीं पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जब वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन पर दूसरों की जमीन लेकर के कब्जा करके उस पर कॉलोनियां काटी हुई हैं और उन कॉलोनी से रॉयल्टी लेते हैं। वहां पर स्कूल खुलवा रखे हैं बहुत सारे और उनसे भी रॉयल्टी ले रहे हैं। तो जहां वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन होने का मतलब क्या है? जैसे इंदिरा गांधी ने जब चकबंदी की थी तो बड़े बड़े किसानों से 12 एकड़ के बाद सारी जमीन दलितों को और दूसरे भूमिहीन लोगों को बांट दी थी। तो मैं तो चाहता हूं सरकार इस वक्फ बोर्ड की सारी जमीन को टेक ओवर करके और रेशियो के हिसाब से, जिस प्रकार का हिंदुस्तान में जनसंख्या रेशियो, उस हिसाब से दलितों को, आदिवासियों को इस जमीन को बांट देना चाहिए। तो ये इतनी जमीन रख करके करेंगे क्या? इनको जरूरत ही नहीं है। ये जो कानून अंधा बना अब देखिए, यहाँ पर एक विडंबना, मुझे विडंबना एक दिखाई देती है कि जब जातियों की बात आती है तो बहुसंख्यक जातियों के आधार पर जो देश के तमाम सोर्स हैं उनका विभाजन होना चाहिए। जब धर्म की बात आती है तो कुछ और इसका जो मायना है वो निकल जाता है। तो कई सवाल हैं यहाँ पर और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारे साथ मोहम्मद फरहान जी, आपके पास में आना चाहूंगी। और देखिए, आपने एक सवाल मुझसे पूछा था, उस सवाल का मैं आंकड़े के साथ आपको जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा था कि एक
ऐसी जमीन बता दीजिए, एक ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहां पर इस तरीके का कोई मामला नहीं है। बता देती हूँ 58,000 से ज्यादा वक्फ की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी याचिकाएं WAMSI के पोर्टल पर फाइल हुई है। इससे अलावा 12.70 हजार से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग भी हैं, जिनके लिए आप किसी अदालत में नहीं जा सकते। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है और 165 केस वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इससे एक और, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का ये पूरा आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ। सर ये बात भी आप छोड़िए, इसी के साथ मेरा सवाल जो दूसरा है आपसे वो ये कि आपने देखा है कि अगर बात करें भारत की, तो भारत में वक्फ के पास इतनी बड़ी ताकत है, ये ताकत सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी नहीं है, जो इस्लामिक कंट्रीज है। देखिए मैडम, ऐसा है, यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है और इसीलिए बाई चॉइस हिंदुस्तान का जो मुसलमान है यहाँ पर रुका। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने आंकड़ा गिनवाया मैडम, वो आंकड़ा बिल्कुल सत्य है। आपने जो आंकड़े गिनवाए बिल्कुल सत्य आंकड़े हैं, मगर वो आंकड़े जो भी है वो वक्फ के अपने पर्सनल डिस्प्यूट हैं, अपने पर्सनल डिस्प्यूट हैं। कहीं पर वक्फ अल औलाद का डिस्प्यूट है, कहीं पर मुतवल्ली का डिस्प्यूट है, तो कहीं पर पारिवारिक डिस्प्यूट है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा मैडम कि यहाँ पर SS रावत जी के पेट में दर्द हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, RSS के पेट में दर्द हो रहा है। वक्फ ने न तो भारतीय जनता पार्टी न RSS, एक मिनट साहब चुप हो जाइए, अभी आपसे प्रश्न करूंगा, एक मिनट चुप हो जाइए, एक मिनट चुप हो जाइए, क्योंकि 3 तलाक कानून की मैडम इनको चुप कराइए। देखिए इनको एक बात नहीं है, रावत जी सुन रहे हैं। अवनीश त्यागी जी सुन लेते हैं इनकी बात, उसके बाद आपके पास हम आएंगे। जी अवनीश जी की आदत है बीच में कटिया मारने की, ताकि आदमी भूल बताइए जाए, उतर जाए, सही बात आप बताइए मोहम्मद फरहान जी। उसके ये जो भारतीय जनता पार्टी क्या है, वो उन्मादी लोगों को, फसादी लोगों को, कट्टरपंथियों को केवल खुश करने के लिए बिल लाई हुई है। इससे क्या होगा कि ध्रुवीकरण होगा, मुस्लिम उत्तेजित होगा, मुस्लिम अपने संरक्षण के लिए, मुस्लिम अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, संसद में हल्ला होगा। इससे क्या सीधा फायदा पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को? उन उग्रवादी मानसिकता के लोगों को अंदर से खुशी महसूस होगी कि मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही अच्छी पार्टी है। ये सोचकर आज मोहम्मद फरहान जी खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। मोहम्मद फरहान जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि चलिए मुस्लिमों को प्रताड़ित करने या इस प्रताड़ना से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का जो गठन किया गया है, उनकी संपत्तियों को बचाने के लिए जो गठन किया गया है, लेकिन उसके दायरे में जो हिंदू लोग हैं या जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी तो आते हैं। अब उनको बचाने के लिए अगर इंसान अदालत ना जाए तो कहां जाए? देखिए मैडम, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था, वो गठन भारत सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी, RSS या विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया था। कि उन्होंने किया था कांग्रेस ने किया था, हो रही है तो हम कांग्रेस ने किया था। तो क्या कांग्रेस को आप नहीं मानती हैं? कांग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने अपने लिए राजनीतिक पार्टी का जिक्र किया है। जी हाँ, राजनीतिक पार्टी का जिक्र किया, बताइए। तो अब आप बताएं, आपको 1954 में जब पंडित नेहरू ये बिल लाए हुए थे, तो इस बिल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे मैडम, और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, तब तो उन्होंने उस वक्त इस बिल का विरोध नहीं किया। अगर इस वक्त उसी वक्त कर देते तो हो सकता है अवनीश त्यागी जी आज यहाँ टीवी पर बैठ के ये मुद्दे को डिस्कस ही ना करते। अब मसला क्या है? मसला क्या है? उस वक्त की मानसिकता अलग थी, आज की मानसिकता अलग है। जिस तरह से वोट बैंक वक्त की मानसिकता अलग थी, आज की मानसिकता अलग है। अब मैं एक मिनट, अब एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक सवाल सिमट गई है। एक मिनट दीपिका जी, एक आखिरी सवाल मैं अश्विनी जी बताइए फरहान जी, जी जल्दी बताइए फरहान जी, इनको चुप तो कराइए। बोलिए फरहान जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी। एक अश्विनी त्यागी जी से करना चाह रहा हूँ, बीच बीच टपर बोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा, अब आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। अभी आपने अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन अडानी, बाबा रामदेव और उनको श्री श्री रविशंकर को दे दिया है। हमको 5 बीघा दे दीजिए और भानु भास्कर जी को 5 बीघा दे दीजिए, दे सकते हैं, अलाट करा दीजिए। हम 2 भाइयों को 5-5 बीघा करा दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि आप इस टाइम क्या नाम है, आप जनहित के लिए और सबका साथ सबका भी। अच्छा सर, एक सवाल मोहम्मद फरहान जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि इन तमाम जमीनों के लिए आप अदालत में जा सकते हैं। अवनीश जी, आपसे अनुरोध करूंगी। मोहम्मद फरहान जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप इन तमाम चीजों के लिए अदालत में जा सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लिए आप अभी फिलहाल अदालत में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर ये शक्ति दे दी जाती है हिंदू ट्रस्ट को
या हिंदू अखाड़ों को कि वो भी किसी मुस्लिम की जो संपत्ति है उसे अपना बता सकते हैं या फिर अपना मान सकते हैं, तो क्या आप लोग इस पर अग्री करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम आपको एक बात बहुत क्लियर कट कहना चाहते हैं कि एक बार आप वक्फ अधिनियम जो 1954 उसको पढ़ें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बना करके पूरे देश में ये दिखाना चाहती है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है कि जो वक्फ के पास 9.4 लाख हेक्टेयर जमीन है, ये इसने अवैध तरीके से अर्जित की है, इसने कब्जा किया हुआ है। जबकि मैं आपको बता दूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का 1 इंच भी जमीन दी हुई नहीं है। ये सब मुस्लिम दानदाता हैं जिन्होंने कब्रिस्तान के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए जमीन दी हुई है। अब उसी कानून के 1995 सेक्शन 3R की मैं अगर बात करूं तो जिस भी जमीन को, चाहे वो मुस्लिम हो या मुस्लिम ना हो, अगर पाक पवित्र मान ले तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? कानून आ रहा है तो ठीक आ रहा है, व्यवस्था बन रही है तो ठीक आ रही है, फिर दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, चलो जवाब दे दो। 5 बीघा हमें और 5 बीघा भुवन भास्कर जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भुवन जी। देखिए दीपशिका जी, दिक्कत क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार देखिए देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं। अभी बहुत अच्छा लगा हमें कि अभी कांवड़ यात्रा चली, उसमें फूल बरसाए गए, हम इससे सहमत हैं। लेकिन क्या ये देश ने देखा है कि नमाज अदा करते हुए मुसलमानों को सड़क पर पीटा गया पुलिस के द्वारा? कैसे पीटा गया, कैसे बेरहमी से पीटा गया? ये कैसा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अगर नहीं पीटा जाएगा तो वोट बैंक कैसे बढ़ेगा? अगर हमें नहीं, मुसलमानों को नहीं पीटा जाएगा तो वोट बैंक कैसे बढ़ेगा? कर रहे हैं, चिपड़ बोल रहे हैं। बताइए कि सड़क पे नमाज पढ़ना क्या इस्लाम में जायज है? कांवड़ यात्रा सड़क पे ही चलती है। चलिए, आप चारों का शुक्रिया। वो यात्रा है, वो नमाज। कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें या फिर नमाज की हम बात करें, इन दोनों यात्राओं से अगर बाधित होता है, नागरिकों के अधिकार का हनन होता है, तो जाहिर तौर पर कानूनन कार्रवाई भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब शक्तियां ऐसी संस्था के पास हो कि आप अदालत में ही नहीं जा सकते हैं, आप कानून का सहारा ही नहीं ले सकते हैं, तो आप कैसे देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लोकतांत्रिक मान सकते हैं?